हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ गुड मॉर्निंग। तो आज है जो हमारी क्लास है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आप नर्सिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र CHO हो, त्रिपुरा का एग्ज़ाम हो, MP का हो, राजस्थान का हो, UP का हो, या कोई से भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन सब में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी PDFs एंड बुक्स उन सभी पर अभी रिसेंट में बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं, जिसमें आपको 8-10 हज़ार MCQs हैं जो बहुत ही चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप चाहे उन PDFs को ले सकते हैं, उनके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। त्रिपुरा वालों का मे भी एग्ज़ाम है जो दिसंबर एंड तक होने के चांसेस हैं, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी आ गया है। महाराष्ट्र वालों की भी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आ जाएगी, साथ ही साथ MP वालों का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप लोग उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो भी लोग त्रिपुरा का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए है जो एक PDF प्रिपेयर्ड की गई थी, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने ली थी। जो भी लोग वो PDFs नहीं ले पाए हों, आप लोग ले लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। स्पेशली नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग उसमें आपको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बेसिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो स्पेशली आपने चाइल्ड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कई क्लासेस में क्वेश्चन पढ़े हैं। यहाँ पर आज हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट के यदि डेली करके आपको, जैसे लेट से या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग किया हमने, कल कम्युनिटी किया, फिर OBG किया या मैनेजमेंट किया, तो सबके 100 क्वेश्चन करके आपको क्लास में करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, न्यूनेटल रिफ्लेक्स एलिक्टेड बाय टचिंग द चीक्स ऑफ द बेबीज। तो कौन सा यहाँ पर न्यूनेटल रिफ्लेक्स है? जैसे ही आप बच्चे के गालों को टच करते हैं, क्या है, बच्चों के गालों को टच करते हैं, तो बच्चा है जो अपना हेड है जो ऊपर की तरफ है जो देखना स्टार्ट कर देता है। मोरो रिफ्लेक्स है, क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, स्टार्टल रिफ्लेक्स या फिर सकिंग रिफ्लेक्स है। यहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में, और कुछ रिफ्लेक्स कुछ समय के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो न्यूनेटल रिफ्लेक्स में जिसमें बच्चे के गाल को आप टच करेंगे तो बेबी क्या करेगा, टर्न देयर हेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जिस भी चीज़, जैसे लेट से आपने उसके गाल के यहाँ फिंगर लगाई तो उसको खाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? ये रूटिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? रूटिंग रिफ्लेक्स। बच्चे को लगेगा कि कुछ खाने पीने का चीज़ें हैं जो आ गई हैं, तो यहाँ पर ये कौन सा रिफ्लेक्स हो जाएगा? रूटिंग रिफ्लेक्स। और जो यहाँ पर अदर रिफ्लेक्सेस हैं, तो यहाँ पर ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स है कब डिसअपियर होगा और कब देखने को अपीयर्स एट बर्थ है। देखिए, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा कि ये रूटिंग रिफ्लेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है वो। जैसे ही उसके मुंह के पास आप फिंगर, क्योंकि उसको हमेशा यही लगता है कि माँ का निपल्स है जो ब्रेस्ट मिल्क के लिए वो है, तो वो हमेशा उस चीज़ को क्या करेगा, खाने पीने के लिए अपना खाना पीना ही ढूंढता रहेगा। तो यहाँ पर इन्फेंट टर्न्स हेड टुवर्ड चीक्स, स्ट्रोक, सर्चिंग विद द माउथ। फिर एक अब होगा तो अपीयर्स एट द बर्थ एंड डिसअपियर बाय द 3 मंथ। बच्चे जब 3 महीने का हो जाएगा तो वो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपने आप है जो डिसअपियर हो जाएगी। सकिंग मतलब चूसना एक तरीके से। तो रिफ्लेक्सिव सकिंग में निपल्स और फिंगर इज प्लेस्ड इन द माउथ। जब बच्चे के मुंह के यहाँ पर निपल्स और फिंगर रखी जाएगी तो ये क्या है, ये है सकिंग रिफ्लेक्स। ये भी बर्थ के टाइम देखने को मिलेगा और 2 से 5 महीने के बीच में अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। अलग अलग बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जो नर्सिंग में पढ़ते हैं वो एक एवरेज कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर फिर है मोरो रिफ्लेक्स का मतलब है कि बच्चा जैसे ही कोई साउंड होगा, क्या होगा, जैसे ही कोई साउंड होगा बच्चा तुरंत अपने हाथ है जो ऊपर, कहते हैं कि बच्चा डर गया काइंड ऑफ दिस। तो ये जन्म के समय देखने को मिलेगा और 4 महीने की उम्र में डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पर जब बच्चा अपने आर्म्स एबडक्ट एंड हैंड्स फॉर्म अ सी शेप, आर्म्स को ऊपर उठा के जो सी शेप टाइप ऑफ यहाँ पर बना लेगा, तो ये क्या है, मोरोज। तो रूटिंग में बच्चा मुंह अपना इधर उधर घुमाने की कोशिश करेगा कि जैसे उसके गाल टच करेंगे आप। सकिंग में निपल या फिंगर आप उसके मुंह के यहाँ पे रखेंगे तो सीधा उसको लगेगा कि ब्रेस्ट मिल्क ही आ रहा हमारा। मोरोज में कुछ भी साउंड वगैरह होगा तो बच्चा सडनली अपने आर्म से जो ऊपर कर लेगा।
फिर आता है हमारा असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, जिसको आप फेंसिंग पोज भी कह सकते हैं। क्या है ये? फेंसिंग पोज। बच्चा है जो एक साइड नेक किए रहेगा तो दूसरे साइड हैंड रहेंगे, मतलब अपोजिट, लाइक मॉडल्स टाइप यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम ही है फेंसिंग पोज। हेड टर्न्स टू वन साइड कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ लिम्स ऑन दैट साइड एंड फ्लेक्शन ऑन द अपोजिट साइड। जैसा मैंने आपको कहा, एक साइड हैंड तो दूसरे साइड है जो सिर करके रखेगा, और ये जनरली बर्थ से 4 महीने तक ही रहेगा। फिर आता है पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स। तो पाल्मर ग्रेस रिफ्लेक्स क्या होगा यहाँ पर? जब आप बच्चे के पाम को टच करेंगे, जैसे आप कहते टिंगलिंग फील हो रहा है, तो जब बच्चे के पाम को टच करेंगे, तो जब बच्चे के पाम को टच करने के टाइम पर उसको टिंगलिंग फील होगा, वो है। फिर है प्लांटर ग्रेस रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द फीट के यहाँ पे प्रेशर आप लगाएंगे तो जो प्लांटर सरफेस है यहाँ पर बच्चे को एक तरीके से टिंगलिंग फील होगा। इसको आप हिंदी में गुदगुदी कहते हैं। ये जनरली 9 महीने की उम्र में डिसअपीयर होगा। बेबिन्स्की बहुत चेक किया जाता है, स्पेशली बच्चों में बेबिन्स्की रिफ्लेक्स को चेक किया जाता है कि कोई उनमें डिफेक्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप उसके जो सोल में, लेटरल सोल में क्या करेंगे, कुछ भी टच करने की कोशिश करेंगे फिंगर से या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से, तो यहाँ पर बच्चा यदि अपना नीचे की तरफ है जो सोल कर रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल है, और यदि ऊपर की तरफ ले जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव बेबिन्स्की रिफ्लेक्स है। और ये देखने को मिलता है नॉर्मल है, बट कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में यहाँ पर एबनॉर्मलिटी भी देखने को मिल सकती है, और 12 महीने की उम्र में भी डिसअपीयर हो जाता है। तो ये थे रिफ्लेक्सेस, मतलब कौन सा रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा, किस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर देखिए नेक राइटिंग रिफ्लेक्स। नेक राइटिंग रिफ्लेक्स का मतलब है कीप्स द हेड अपराइट व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड। बॉडी झुकी हुई है, सिर अपराइट है मतलब ऊपर की तरफ है। तो ये 4 से 6 महीने में देखने को मिलेगा, और हमेशा ही लाइफ टाइम है। तो बच्चे बड़े सभी लोग ये कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चा थोड़ी बड़ा होने लगता है तब वो ये काम कर सकता है, अपना हेड है जो थोड़ा ऊपर को उठाने की कोशिश करता है। पैरासूट रिफ्लेक्स, एक्सटेंड आर्म्स टू द साइड व्हेन टिल्टेड अप सपोर्टेड सिटिंग पोजीशन। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है कि बच्चे को इस तरीके में गोदी में लेके, स्पेशली बच्चा जब तक 2 साल का है, उसको इस तरीके से है जो आपको नहीं करना है। क्यों? बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट चलते रहता है, इस दौरान बच्चे को हार्म है जो हो सकता है, होता नहीं बट कुछ केसेस में हो सकता है। तो 6 महीने में देखने को मिलेगा और फुल टाइम चलेगा पैरासूट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा साइन है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है? लिथार्जिक और अनकॉन्शियस, स्किन पिंच गोज बैक रेडिली, अनेबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली, सनकेन आइज। तो कौन सा है जो यहाँ पे साइन सीवियर डिहाइड्रेशन का नहीं है? तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन को 3 कैटेगरी में कंसीडर किया गया है, सीवियर, सम और नो डिहाइड्रेशन। क्या है? नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है? बच्चा जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी होगी, बच्चा थका हुआ होगा और कुछ केस में बेहोश भी हो जाता है। फिर ना तो उसकी यदि सम डिहाइड्रेशन है तो बहुत ईगरली पानी पीने की कोशिश करे, लेकिन सीवियर में उतनी इसकी कंडीशन नहीं होगी कि वो पानी है जो ईगरली पिए। तो यहाँ पर अनेबल टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग पुअरली। सनकेन आइज मतलब आँखें हैं जो झुकी झुकी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा है कि नॉट अ साइन, मतलब कौन सा साइन नहीं है, तो वो होगा स्किन पिंच गोस बैक रिडिली। क्या है? स्किन को जब आप प्रेस करेंगे तो सीवियर डिहाइड्रेशन का केस होता है, तो यहाँ पर स्किन है जो मोर देन 2 सेकेंड में वापस जाएगी। यहाँ पे आप याद रखिए, मोर देन 2 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ पर वापस जाने में, इजीली नहीं जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर कि स्किन पिंच गोज बैक रेडिली। जो सीवियर जो नॉर्मली स्किन है, स्किन यदि लेस देन 1 सेकेंड में वापस जा रही है मतलब नो डिहाइड्रेशन है। क्या है? नो डिहाइड्रेशन है। लेकिन मोर देन 2 सेकेंड, और यहाँ पे कहा इजीली वापस जा रही है, बट क्या है? सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं। सीवियर डिहाइड्रेशन में 2 सेकेंड से ज़्यादा का समय
लग जाएगा। जब भी आप एडिमा को चेक करने के लिए करेंगे तो स्किन को पिंच करेंगे तो स्किन यदि इमीडिएट बैकवर्ड होती है मतलब नो डिहाइड्रेशन है। यदि थोड़ा समय लगता है मोर देन 2 सेकेंड तो यहाँ पर ये क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन। ये देखिए 3 कैटेगरी है यहाँ पर बेस्ड ऑन सिम्टम के। अब यहाँ पर सीवियर सम नो, सीवियर में क्या होगा, बच्चा लेथार्जिक होगा, अनकॉन्शियस होगा, सनकेन आइज होंगी, खाने स्पेशली पानी के लिए बिल्कुल उसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी, और यहाँ पर स्किन है जो मोर देन 2 सेकेंड्स टाइम लगेगा वापस जाने में पिंच करने के बाद। सब में क्या होगा, बच्चा रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, सनकेन आइज होंगी, ड्रिंक्स ईगरली मतलब बहुत फास्ट पानी पिएगा, स्किन गोज बैक स्लोली लेस देन 2 सेकेंड, सीवियर में मोर देन 2 लग जाएंगे और सब में लेस देन 2। नो डिहाइड्रेशन में कोई भी इस तरीके के जो सीवियर में और सब में साइन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बच्चे का कभी कभी और भी साइन सिम्टम होते हैं जब बच्चे को डिहाइड्रेशन होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा, सनकेन आइज होंगी, यूरिन आउटपुट नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी ही नहीं है अंदर, ना आंसू आएंगे। नेक्स्ट इज, और यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में, तो वो होता है ORS। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। यदि बच्चे को टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है जो कि एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो कौन सी पोजीशन है जो उसको बेस्ट रहेगी, सुपाइन, स्क्वेटिंग, प्रॉन या फिर लीनिंग फॉरवर्ड। लीनिंग फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, सुपाइन मतलब स्ट्रेट लेटा हुआ, प्रॉन मतलब उल्टा लिटा देना एक तरीके से। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में टोटल 4 डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये 4 क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के कंबाइंड डिफेक्ट हैं। इसको 4 डिफेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और इसमें यदि हम हार्ट के शेप की बात करें तो हार्ट का शेप है जो बूट शेप्ड हो जाता है। क्या है, बूट शेप्ड है जो हार्ट देखने को मिलता है इसी डिफेक्ट में। अब यहाँ पर बच्चे को कौन सी पोजीशन देंगे यदि बच्चे TOF से, यहाँ पे बच्चे को TOF हुआ है तो यहाँ पर बच्चे को आप देंगे स्क्वेटिंग पोजीशन। इसको देने के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि बच्चे को जो टेट स्पेल होते हैं, क्या है टेट स्पेल आप जिसको कह सकते हैं, या फिर हाइपर साइनोटिक एपिसोड एक तरीके से, तो उसको प्रिवेंट करने में क्या है, यहाँ पर जो राइट टू लेफ्ट संटिंग होती है, क्या है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट संटिंग होती है, यहाँ पर ब्लड फ्लो है जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इम्प्रूव रहेगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ी हुई रहेगी, ताकि बच्चे में ड्यूरिंग द टेट स्पेल या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा तो उस दौरान बच्चे में क्या हो सकता है, हाइपर साइनोटिक स्पेल का आप कह सकते हैं इसको, वो होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है और बच्चे को ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। तो उस दौरान बच्चे को आपको किस पोजीशन में बिठाना है TOF वाले बच्चे को, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा स्क्वेटिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग स्कूल एज इज अबाउट। तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होगी स्कूल वाले बच्चे के लिए, 1 ग्राम पर डे, 0.1 ग्राम पर डे, 1.0 ग्राम पर डे या फिर 2 ग्राम पर डे। कितनी यहाँ पे कैल्शियम रिक्वायरमेंट होगी बच्चे के लिए, तो यहाँ पर सॉरी ऑप्शन C और A आई थिंक सो कि सेम है। तो यहाँ पर मिलीग्राम की बात कहते हैं तब आप क्या कहते हैं, 1000 mg। क्या कहते हैं, 1000 mg। लेकिन यहाँ पे आपकी बात किसके लिए हो रही है, पर डे के हिसाब से बात हो रही है। तो ग्रोइंग एज बच्चे में कितनी ज़रूरत होगी, तो कैल्शियम की ज़रूरत होगी ग्रोइंग स्कूल एज बच्चे में 1 ग्राम पर डे। यदि मिलीग्राम की बात होती तो 1000 मिलीग्राम से लेके 1300 मिलीग्राम तक हो सकता है, कितना 1000 से 1300 mg तक। और यहाँ पर ये हो सकता है आपका 1 ग्राम से 1.3 ग्राम पर डे। सॉरी यहाँ पर वेट में कंसिडरेबल नहीं था, यहाँ पर मुझे mg वाला याद था, बट यहाँ पे ग्राम वाले की बात हो रही है। तो 1 ग्राम पर डे, यदि बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर डे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। है अ चाइल्ड विथ फ्रैक्चर हैविंग ट्विस्टेड बोन पार्ट्स, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज। यहाँ पे देखिए बोन का फ्रैक्चर बताया गया है
कि यदि बच्चे के बोन्स में फ्रैक्चर होता है, क्या है, बोन्स में फ्रैक्चर होता है, तो एक पार्ट है ट्विस्टेड है बट पूरे तरीके से ब्रोकन नहीं हुआ है, तो वो कौन सा फ्रैक्चर होगा, कंप्लीट, क्लोज्ड, इनकम्प्लीट या फिर ओपन फ्रैक्चर। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्चर अलग अलग टाइप के होते हैं, एज पर पैथोलॉजिकल हैं, एज पर है जो स्किन के हिसाब से स्किन ओपन हुई है नहीं, एज पर पैटर्न के हिसाब से भी होते हैं फ्रैक्चर के टाइप। तो यहाँ पर तो पूछा है कि बच्चे में फ्रैक्चर हुआ है, बोन ट्विस्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो, मतलब यहाँ पर स्किन है जो ब्रोकन नहीं हुई है, तो वो फ्रैक्चर कहलाएगा हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कौन सा, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर की। क्लोज्ड फ्रैक्चर में क्या होगा, पूरी बोन्स हैं जो ब्रोकन होंगी लेकिन स्किन कैसी रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी, मतलब आपको इंटरनली ही हड्डियां टूटी हैं, बाहर यहाँ पे स्किन में आपको कुछ ब्लीडिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ओपन फ्रैक्चर में बोन्स तो टूटेगी ही, बोन्स टूटेगी, डीप इंजरी भी होगी, साथ में इन्फेक्शन के चांस भी रहेंगे और ब्लीडिंग भी हो सकती, क्योंकि यहाँ पे स्किन इंटैक्ट हुई है, स्किन भी ब्रोकन हुई है। तो क्लोज्ड में स्किन क्लोज रहेगी लेकिन अंदर फ्रैक्चर हुआ है हड्डियों में, हड्डियाँ टूटी हैं। ओपन में स्किन में भी काट पीट देखने को मिलेगी और डीप वुंड देखने को मिलेगा, इसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आपका आता है एज पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से जैसे कहते हैं कि बोन्स को सेट करना पड़ेगा, टूट गई हैं तो यहाँ पर नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और दूसरा होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। जब भी हड्डियाँ टूटती हैं तो वो कुछ पीसेस में क्या है, उनका जो अलाइनमेंट है, हड्डियाँ टूटी हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में इधर उधर है, जो टुकड़े टुकड़े कहते हैं हड्डियों को, तो वो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाएगा और उसको हील होने में टाइम भी लगेगा और उनको रीपोजिशन भी करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एज पर हड्डियों के इधर उधर खिसकने वाला फ्रैक्चर हो गया है। फिर आपका आता है पैटर्न, जो हमारे नर्सिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पर इनमें से आपको एक ना एक एग्ज़ाम में एक टाइप का फ्रैक्चर ज़रूर पूछा जाता है, जैसे ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक यदि आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इनकम्प्लीट की जगह ग्रीन स्टिक आता तब आप इसको मार्क कर सकते थे, क्योंकि ग्रीन स्टिक भी एक तरीके का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर ही है, जो कि बच्चों में सबसे कॉमन देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक साइड हड्डी टूट जाएगी लेकिन दूसरी साइड से क्या रहेगी, लाइक बेंट रहेगी। जैसे पेड़ की ब्रांच है, आप दातुन जानते हो यदि जो भी लोग, तो दातुन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको लकड़ी को बीच से तोड़ते हैं, चाहे नीम की हो बबूल की हो, बट उसको टर्न करने के लिए बेंड करते हैं, हाफ हिस्सा आप उसका फेंक देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, ग्रीन स्टिक बच्चों में सबसे कॉमन होने वाला फ्रैक्चर है, जिसमें हड्डी एक साइड से बेंट हो जाएगी टूटने के बाद। ट्रांसवर्स में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द बोन्स टिपिकली एट अ राइट एंगल टू इट्स लॉन्ग एक्सिस। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखिए आप लोग यहाँ पे, फिर है हमारा ऑब्लिक। ऑब्लिक में क्या होगा, बोन है जो डायगोनल एंगल में टूटेगी, किसमें, डायगोनल में। स्पाइरल में लाइक बीच में से क्रैक टाइप आ जाएगा, पूरी बोन में बीच में से क्रैक टाइप आ जाएगा। और कम्युनिटेड में बोन्स के 3-4 पीसेस हैं जो फ्रेगमेंट हैं। कम्युनिटेड का मतलब क्या है, बोन है जो 3 या उससे ज़्यादा पीस में है जो ब्रोकन हो जाएगी। कंप्रेशन में बोन एक तरीके से काइंड ऑफ चटनी बन जाएगी, क्रस्ड हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये देखने को मिलता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वाले में विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसके कारण वर्टिब्रा में इस तरीके से देखने को मिलेगा। इम्पैक्टेड में कि वन बोन फ्रेगमेंट इज ड्राइवन इनटू अनदर ड्यूरिंग द ब्रेक, मतलब एक है हिस्सा दूसरी हड्डी में घुस गया है वो। एवल्जन में जनरली लिगामेंट और टेंडन पुल्स होने के कारण बोन्स से दूर हो जाते हैं, वो हो जाएगा। हेयर लाइन में एक तरीके से क्रैक आ जाएगा पूरी बोन में, और ये देखने को मिलता है स्ट्रेस और हेयर लाइन फ्रैक्चर जो एथलीट्स होते हैं उनमें। पैथोलॉजिकल, जैसे किसी को हड्डियों की समस्या है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है या कैंसर है, बोन कैंसर, उनमें पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होगा। तो कॉमनली आपको याद रखना है, बच्चों में ग्रीन स्टिक होगा, जो एथलीट्स हैं उनमें स्ट्रेस और हेयर लाइन देखने को मिल सकता है। वेंटिलेशन रेशियो इज, तो न्यूनेट का जो वेंटिलेशन और कंप्रेशन रेशियो है वो क्या है, सॉरी कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो 1/1, 1/2, 3/1 या फिर 1/4।
तो यहाँ पर देखिए एज स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस हैं। एज स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, एडल्ट में किस तरीके से है और चिल्ड्रन इन्फेंट में किस तरीके से। एडल्ट्स का मतलब यहाँ पे आपको है जो आफ्टर 18-19 ईयर के बाद आप एडोलेसेंट एज से लेके प्यूबर्टी जो यहाँ पे है एडोलेसेंट एज से लेके बड़े उम्र तक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि डेप्थ कितना होगा जब आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं अपने हैंड से, तो मे बी एटलीस्ट 2 इंच और 2.4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रिब्स डैमेज होने का चांसेस रहेगा। बच्चों में देते हैं आप तो 2 इंच बस, कितना 1/3 डेप्थ ऑफ द चेस्ट। इन्फेंट में है तो 1.5 इंच बस, कितना 1.5 इंच। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो होता है बाय सिंगल रेस्क्यूअर, तो एडल्ट्स और चिल्ड्रन में सेम है, इन्फेंट्स में भी सेम है, बट यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कंप्रेशन है वो अलग है। तो यहाँ पर न्यूनेट कंप्रेशन का जो वेंटिलेशन रेशियो है वो है 3/1, कितना है 3/1। नेक्स्ट वन इज फीटल ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे आपको जो वेंटिलेशन रेशियो है या चेस्ट कंप्रेशन है या ब्रीदिंग है, ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, या तो रेशियो पूछा जाता है या यहाँ पर इंडिकेशन पूछे जाएंगे किसको देंगे आप, कब देंगे। नेक्स्ट इज फीटल ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज, तो फीटल ब्रेडिकार्डिया का जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो कौन सी है, लेस देन 100 बीट पर मिनट, बिटवीन 100 एंड 200 बीट पर मिनट, लेस देन 120 बीट पर मिनट, या फिर लेस देन 120 बीट पर मिनट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट। तो यहाँ पर फीटल ब्रेडिकार्डिया, फीटल का मतलब ही क्या है, बच्चा गर्भ में है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट है जो बिलो, बच्चे में बात करते हैं तो बिलो 140 से भी नीचे चली जाना, 120 to 140 के नीचे चली जाना। जो फीटल एज में बच्चे का जो हार्ट रेट होता है वो होता है कितना 120 to 140 तक, कितना 120 से 140 नॉर्मल होता है, लेकिन जब ये 120 से भी कम चली जाए, क्या है 120 से भी कम चली जाए, जो एक रेंज है क्या 120 से 140 है, लेकिन जब ये 120 से बिलो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा फीटल ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन, और यदि यही एडल्ट में जाए, एडल्ट की भी आप सुन लीजिए, यदि एडल्ट में ब्रेडिकार्डिया की बात की जा रही है तो बिलो 60, याद रखिए एडल्ट में बिलो 60। नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज डिसीज इन अ ससेप्टेबल होस्टेज, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की ससेप्टेबल होस्ट को बीमारी कॉज करने की जो क्षमता है वो क्या है, इन्फेक्टिविटी है, पैथोजेनिसिटी है, व्यूरिलेंस है, या फिर एंटीजेनिसिटी है। क्या कहलाएगा, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की किसी को बीमारी कॉज करने की क्षमता वो कहलाती है हमारी पैथोजेनिसिटी। क्या है, पैथोजेनिसिटी। अब देखिए तीनों चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। पैथोजेनिसिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एबिलिटी है उसकी किसी को बीमारी कॉज करने की। इन्फेक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस किसी भी होस्ट के अंदर एंट्री करता है, कितनी देर तक सरवाइव करता है, वो क्षमता है इसकी। व्यूरिलेंस का मतलब है क्वांटिटी, जो पैथोजेनिक क्वालिटेटिव वे में अंदर घुसा है वो किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से बीमारी की सीवियरिटी को है जो या तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, इम्यूनिटी वगैरह अच्छी है तो, लेकिन यहाँ पर डिग्री और सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ की बात करें तो वो क्या है व्यूरिलेंस। नेक्स्ट वन, पेंटावैलेंट वैक्सीन इंक्लूड, पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन है जो इंक्लूडेड है, डीपीटी हेपेटाइटिस बी रोटावायरस, डीपीटी पोलियो हेपेटाइटिस बी, या फिर डीपीटी हेपेटाइटिस बी HIV, डीपीटी HIV जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। पेंटा का मतलब होता है 5, क्या है 5, और इस पेंटावैलेंट में 5 है जो सिंगल शॉट में बाय IM रूट है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर कब दिया जाता है 6, 10 एंड 14 वीक्स की उम्र में, 6, 10 और 14 वीक्स की एज में बच्चे को दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है 1.5, 2.5 और 3.5 महीने का टीका। अब इसमें 5 वैक्सीन कौन कौन सी हैं तो ये देखिए यहाँ पर,
डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, तो 3 ए हो गई। हेपेटाइटिस बी चौथी हो गई। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, क्या है? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो यहाँ पर ये 5वीं हो गई। तो टोटल 5 इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। रोटावायरस तो डायरिया के लिए दी जाती है, रोटावायरस डायरिया के लिए दी जाती है, ओरली दी जाती है, 5 बूंद है। पोलियो आईपीवी भी दिया जाता है और ओपीवी भी दिया जाता है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 5 वाला है पेंटावेलेंट, वो क्या है? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। विच इज़ द फर्स्ट बॉर्न दैट ऑसिफाइज इन फीटल लाइफ। ऑसिफाइज का मतलब है यहाँ पर बनने वाली पहली बॉर्न, फीटल लाइफ में बनने वाली सबसे पहली बॉर्न कौन सी है? क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आप लोग भी अपने आंसर मार्क कर सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहली बॉर्न है, फर्स्ट बॉर्न है जो ऑसिफाइड होती है फीटल लाइफ में। सबसे पहले तो बनती है पूरी न्यूरल ट्यूब, लेकिन फर्स्ट बॉर्न की बात की जा रही है कि सबसे पहले कौन सी बॉर्न है जो ऑसिफाइड होगी? स्कैपुला, फीमर या फिर क्लेविकल। जनरली 3 बॉर्न का सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है, क्लेविकल, मैंडिबल एंड मेम्ब्रेनस बोन, जो स्कल की बोन्स होती हैं वो। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में क्लेविकल की जगह मैंडिबल आए तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2 बोन्स हैं जो बनती हैं, फिर आफ्टर दैट जो स्कल की बोन्स है वो भी बनना स्टार्ट होती हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब है बनना। तो जो फर्स्ट फीटल लाइफ में जो बोन बनेगी वो कहलाएगी क्लेविकल। इसको आप कॉलार बोन के नाम से भी जानते हैं। एस से बोन है। और जो फ्रैक्चर होता है, सबसे कॉमनली जो फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है वो भी क्लेविकल बोन में ही होता है। और ह्यूमन बॉडी की एक ओनली ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे जो एक तरीके से हमें कहें कि आड़े, या क्योंकि सभी बोन्स क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, डाउन साइड रहेंगी, लेकिन ये क्या है? हॉरिजॉन्टल वे में रहेगी। ऐसी पहली बोन है जो हॉरिजॉन्टल रहती है, वो क्या है? वो है क्लेविकल। अब ये क्लेविकल जुड़ती कहाँ से? जो चेस्ट की स्टर्नम बोन है, स्टर्नम या फिर जिसको आप ब्रेस्ट बोन कहते हैं, एक साइड तो जुड़ेगी शोल्डर गर्डल ह्यूमरस के यहाँ पर, और दूसरा हिस्सा इसका कहाँ जुड़ता है? स्टर्नम के यहाँ पर। तो ये एक जॉइंट कहलाता है स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। तो जो स्कैपुला है, स्कैपुला भी आपकी अपर लिम्ब की बोन है, 2 बोन रहेंगी बैक साइड में, तो ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। क्या कहलाएंगे? ये कहलाती हैं शोल्डर ब्लेड। तो यहाँ पर स्कैपुला, क्लेविकल, क्लेविकल पूछे, एस से बोन है, ह्यूमन बॉडी में ओनली हॉरिजेंटल शेप में पाई जाने वाली मात्र के ही बोन है। और ये 5 से 6 वीक में, 5 to 6 वीक की एज में, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, जब 5 से 6 वीक का फीटस रहेगा उस टाइम पर क्या होती है? बनना स्टार्ट होती है, ऑसिफिकेशन होना इसका स्टार्ट होगा। पहली बोन है जो ऑसिफाइड होती है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन ऑफ स्कल, जो कि 5 वीक से लेकर 12 वीक तक में बन के पूरी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यदि पूछे कि पहली ऑसिफाइड बोन कौन सी है तो होगी क्लेविकल। क्लेविकल नहीं है यदि ऑप्शन में तो मैंडिबल रहे तो आप मैंडिबल को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A clinical symptom of wasting syndrome in AIDS includes all। वास्टिंग सिंड्रोम, एड्स में जो वास्टिंग सिंड्रोम है इसके सभी क्लिनिकल सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। इनवॉलेंट्री गेट लॉस, क्रोनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। क्या है जो यहाँ पर सिम्टम होंगे एड्स के? एड्स के सिम्टम हैं जो क्या होंगे? तो वास्टिक सिंड्रोम क्या होगा कि वेट लॉस होना। एड्स वाले मरीज में क्या होगा? HIV एड्स में वेट लॉस होगा। वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब है कि पूरी बॉडी का 10% वेट है जो क्या हो जाना? लॉस हो जाना। सडनली 10% तक वेट लॉस होना वो कहलाता है वास्टिंग सिंड्रोम। इसमें सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा। और वेट लॉस कैसे होगा? डायरिया के कारण हो सकता है। क्या है? डायरिया के कारण हो सकता है। फीवर लंबे टाइम तक रहेगा, यदि 30 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो भी आपको कोई, यदि इवन 15 दिन तक भी कंटिन्यू फीवर है तो भी आपको कोई डिसीज़ है जो फाइंड आउट डायग्नोस हो सकती है। 30 दिन तक यदि लंबा फीवर रहे, डायरिया हो, इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो, तो यहाँ पर साथ ही साथ आपका वेट लॉस तो होगा ही,
फैट और मसल्स में भी लॉस होगा, या फैट प्रोटीन मसल सब कुछ लॉस होगा, पीएम की कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप होगी। तो वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब सडनली वेट लॉस होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी, malnutrition. So here is the right answer is option number A. Wasting syndrome refers to unwanted weight loss of more than 10% of person's body weight. 10% से भी ज़्यादा बॉडी वेट के वजन का लॉस होना, जो कि डायरिया, वीकनेस, फीवर के कारण हो सकता है। मान लीजिए यदि 150 पाउंड का मैन है, 150 पाउंड वेट है किसी पर्सन का, वेट लॉस 15 पाउंड और उससे ज़्यादा हो जाए, तो इतने जल्दी वेट का लॉस होना क्या कहलाएगा? वास्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी पीपीएच अकर्स विद इन आवर ऑफ डिलीवरी। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज है तो कितने घंटे के अंदर डिलीवरी के कंसीडर किया जाएगा? 6 से 24 या फिर 12 आवर। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी में आफ्टर 24 आवर कंसीडर किया जाएगा, ब्लीडिंग होती है। जो अमाउंट है ब्लीडिंग का वो कितना होता है? 500 ml तक। कितना? यदि डिलीवरी के बाद 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो वो कंडीशन कहलाएगी पोस्टपार्टम हेमरेज। इंडिया में सबसे कॉमन जो मैटरनल डेथ का रीज़न है वो क्या है? वो है हेमरेज और ब्लीडिंग। तो प्राइमरी में विद इन 24 आवर के, कितना? विद इन 24 घंटों के अंदर, डिलीवरी के विद इन 24 घंटों के अंदर यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो कहलाएगा प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होगा? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका एक मेन रीज़न होता है, वो होता है अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या होगा? यूट्रस की जो टोन्स है उस टोन का एब्सेंट होना, वो क्या कहलाएगा? अटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि प्राइमरी पीपीएच को कब कंसीडर किया जाएगा? जब 24 आवर में 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HbNc? ये भी बहुत आता है एग्जाम में। HbNc ऑप्शन में होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा यहाँ पर HbNc का फुल फॉर्म? तो HbNc का मतलब होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे पहले आपको मीनिंग बता दें कि जो यहाँ पे आपका HbNc होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, क्या होगा? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अब ये HbNc केयर है जो यहाँ पर कब लाई गई थी? 2011 में। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम को लाया गया था 2011 में। अब यहाँ पर ये जो HbNc है इसके इंसेंसिटाइज्ड कौन होते हैं, मतलब इसको कौन कंडक्ट करते हैं? तो वो होंगी आशा वर्कर, जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। वो विजिट करती हैं घर, जिस भी घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वहाँ पर जाके पूरी प्रेगनेंसी भर यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पे जो डेटा वगैरह तो रहता है वो करती हैं। लेकिन जब होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात आती है, आफ्टर द डिलीवरी के बाद दी जाने वाली केयर, अब जो डिलीवरी यदि घर पे हो गई हैं तो उनको भी दिया जाएगा केयर, और जो हॉस्पिटल में हुई हैं घर आ गई हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, उनकी भी केयर यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर 42 दिनों तक की केयर, यहाँ पर कितनी, जो परपीरियम पीरियड होता है कितने दिनों का होता है? पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड 42 दिनों का होता है। क्लियर? तो अब जो यहाँ पर HbNc केयर है, क्या है? HbNc केयर है। तो यहाँ पर इस HbNc केयर में जो विजिट की बात करें, हम विजिट की बात करें, 6 विजिट की जाती हैं यदि क्या हो? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो। मतलब ये आपको विजिट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यदि किसी की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो जो आशा वर्कर जाती हैं विजिट के लिए, आशा वर्कर फ्री में तो जाके विजिट करेंगी नहीं। यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो 3rd डे से जाके चेक करेंगे, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे तक तो हॉस्पिटल में ही रहेगी प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा। तो यहाँ पर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए 6 विजिट की जाएंगी। कहाँ पे? यदि हॉस्पिटल वाली डिलीवरी हुई हो तो कब कब की जाएंगी आशा के द्वारा वो विजिट? डे 3rd में, डे 7th, डे 14, डे 21, डे 28 और डे 42। याद रखना एग्जाम में पूछी जाती हैं। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो 6 विजिट, होम बेस्ड डिलीवरी होगी तो ओनली यहाँ पर जिस दिन डिलीवरी हुई वो दिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 1, 3, 7,
जो 6 विजिट है वहाँ पे दिन स्टार्ट हुए तीसरे दिन से, क्योंकि 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे इसलिए। अब जो 7 विजिट होती होम बेस्ड डिलीवरी में, तो 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42 ये क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में। एएनएम में भी आ सकता है, जीएनएम में भी आ सकता है। और आशा जब पर विजिट के लिए जाएगी तो उसको पर विजिट का 250 रुपीज़ है जो प्रोवाइड किया जाएगा। वो पेमेंट आपको नहीं देनी है, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है वो जो पेमेंट होती है वो कब दी जाती है? पर विजिट में 250 रुपये किसके लिए? आशा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज का है 1 साल के बच्चे में पर डे है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है, पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। कितना? 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना? 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो 1 साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना? 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी बॉर्न एट सीएससी इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट। यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे? डीपीटी, एमएमआर, बीसीजीएफ, इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन सभी दी जाती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी? बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है। ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। बीसीजी वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम बीसीजी वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो बीसीजी का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई, तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो बीसीजी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना? 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि बीसीजी कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि यूएसए में है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। जेनेवा में WHO का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ पर ILO का लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, विच इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का टेस्ट कौन सा नहीं है? ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब एग रिलीज हो। क्या हो? एग रिलीज हो। तो यदि आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, मतलब 28 दिनों में आपके पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल साइकिल है, लेंथ साइकिल, तो आपका 14वें दिन क्या रहेगा? ओव्यूलेशन डे रहेगा। बट यदि आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का डे भी आपका क्या रहेगा? इरेगुलर ही रहेगा। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर नहीं किया जाता है? पहले में है फर्न टेस्ट, दूसरे में है बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसको आप BBT के नाम से भी याद रख सकते हैं,
हिस्ट्रोस्कोपी या फिर LH सर्ज। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो नहीं किया जाएगा? फर्न टेस्ट किया जाता है। फर्न टेस्ट को कहा जाता है सलाइवा फर्न टेस्ट और ओव्यूलेशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपका जो सलाइवा सैंपल लिया जाता है, क्या है, सलाइवा सैंपल लिया जाता है इससे एस्ट्रोजन लेवल को चेक करने के लिए। किसके लिए? एस्ट्रोजन लेवल के लिए यहाँ पर फर्न टेस्ट आपका हेल्प करेगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो जब भी ओव्यूलेशन डे आने वाले हैं तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर वो क्या होता है, इंक्रीज रहता है। हिस्ट्रोस्कोपी नहीं की जाती। LH का लेवल क्या होता है, ये भी हाई होता है। ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन टाइम में ये भी हाई होता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो होगा हिस्ट्रोस्कोपी। बाकी ओव्यूलेशन के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर से भी पता कर सकते हैं। ओव्यूलेशन नाउअडेज किट आने लगी है मार्केट में, उससे भी आप पता कर सकते हैं। फर्न टेस्ट से भी यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक क्या है, फर्न टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोप्स फीटलिस इज एसोसिएटेड विथ। तो जो हाइड्रोप्स फीटलिस है किसके कारण होने के चांसेस रहेंगे? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस बी, पर्वोवायरस B19, मलेरिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो हाइड्रोप्स फेटलिस या फिर हाइड्रोप्स फीटलिस है जो कि एक रेयर कंडीशन है। क्या है? रेयर कंडीशन है जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहाँ पर? 2 फीटल कंपार्टमेंट में। देखिए यहाँ पर हाइड्रोप्स फीटलिस एक रेयर कंडीशन है, याद रखना है आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एटलीस्ट 2 बॉडी के कंपार्टमेंट में, किसी भी पार्ट में हो सकता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जिसमें कभी कभी इम्यून आपके बच्चे की खुद की बॉडी के कारण भी हो सकता है, कभी कभी माँ के लिए यदि RH इनकम्पेटेबिलिटी है तो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि इन्फेक्शन के थ्रू पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको इन्फेक्शन के थ्रू है, तब पर्वोवायरस है, पर्वोवायरस V19, मलेरिया नहीं होगा यहाँ पे। पर्वोवायरस है जो V19 यहाँ पे कंडीशन कॉज कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक क्या है, एक होता है इम्यून हाइड्रोफिटलस, दूसरा होता है नॉन इम्यून। यदि इम्यून है यहाँ पर क्या है, यदि आपका इम्यून है तो अदर कॉज होंगे, लेकिन यदि नॉन इम्यून है, नॉन इम्यून होगा तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन भी रीजन हो सकता है, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज भी हो सकते हैं। तो इन्फेक्शियस रीजन में जो कॉमन रीजन होता है वो होता है पर्वोवायरस V19। यदि इम्यून की बात करें तो ये कॉमनली होता है किसके कारण? ब्लड में प्रॉब्लम होने के कारण या फिर RH इनकम्पेटेबिलिटी के कारण। देखिए दोनों टाइप दिए गए हैं, 2 कैटेगरी होती है इसकी। इम्यून हाइड्रोप्स फीटलिस जो कि RH इनकम्पेटेबिलिटी के कारण होगा, और दूसरा होता है नॉन इम्यून। क्या होता है? नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटलिस। तो यहाँ पे जो जनरली मेन रीजन होते हैं क्या, जेनेटिक कंडीशन हो सकती हैं या फिर इन्फेक्शियस कंडीशन हो सकती हैं। फिर है यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेडिकेशन है इनमें क्या हो सकता है? अब यहाँ पे आपकी आई पिल हो सकती हैं 72 आवर्स के अंदर जो ली जाती हैं। तो क्या कंटेंट रहेगा? एस्ट्रॉइडल, लेवोनोजेस्ट्रॉल, एस्ट्रॉन या फिर PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे होगा। क्या होगा? तो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं इसमें कॉमन कंपोनेंट होते हैं लेवोनोजेस्ट्रॉल। क्या होता है? लेवोनोजेस्ट्रॉल रहेगा, जो कि विदिन 72 घंटे के यदि आपने अनसेफ सेक्सुअल एक्ट किया है या फिर कोई भी मेथड नहीं अपनाई है, बट आप अपकमिंग टाइम में प्रेगनेंसी को जो नहीं चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तब यहाँ पर विदिन 72 आवर के, आफ्टर 72 आवर यदि आप मेडिकेशन लेते हैं तो ये नॉन इफेक्टिव रहेगी। और यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग यूज्ड इन ओवेरियन कार्सिनोमा। तो यदि ओवरी में कैंसर हुआ है, कार्सिनोमा हुआ है, तब कौन सी मेडिकेशन है जो यूज़ की जाएंगी? सिस्प्लेटिन, मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर डेकार्विजिन। तो कौन सी मेडिसिन है जो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने में यूज़ की जाएंगी? तो यहाँ पर जो मेडिकेशन दी गई हैं और एग्ज़ाम में भी ये आती हैं, तो सिस्प्लेटिन, मीथोट्रेक्सेट और डेकार्वाजिन, ये तो एग्ज़ाम में आती हैं। तो यहाँ पर जो डेकार्वाजिन है एल्कलाइटिंग एजेंट है, और इनका इस्तेमाल जनरली किया जाता है किसके लिए? यदि लिम्फेटिक सिस्टम वाला कोई भी कैंसर हुआ है या कार्सिनोमा हुआ है।
कहाँ पर, लिम्फेटिक वाले में यहाँ पे इनको यूज़ किया जाएगा। मीथोट्रेक्सेट यहाँ पे नहीं होगी, बट ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। यहाँ पे कॉमनली जो यूज़ की जाती है ओवेरियन कैंसर के लिए वो होती है सिस्प्लेटिन। क्या होगी, सिस्प्लेटिन। फिर यहाँ पर ओव्यूलेशन कैन बी इवालुएटेड बाय, तो ओव्यूलेशन को इन कौन सी मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले हैं ओव्यूलेशन या एग रिलीज होने वाला है। ऑप्शन में सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल कलर, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर सर्वाइकल इफासमेंट। तो डायलिटेशन इफासमेंट तो लेबर के दौरान आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे ओनली ओव्यूलेशन चेक करना है तो वो सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। जितना ज़्यादा स्टिकी म्यूकस होगा दैट मीन्स आपका जो एग है वो रिलीज होने वाला है। करने के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। यदि जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या हो रही है, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में तो यहाँ पर ओव्यूलेशन का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि एग कब रिलीज होने वाला है। तो उसके लिए सर्वाइकल म्यूकस, यदि आप बाय यूरिन के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो जो ओव्यूलेशन टेस्ट किट आती हैं उससे कर सकते हैं। यदि सर्वाइकल म्यूकस की बात करें तो थिक रहेगा ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, और थिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी रहेगा, स्टिकी रहेगा और वाइट कलर का रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्या है आपका ओव्यूलेशन, इसके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि एग आपका विद इन 36 घंटे या 32 घंटे या 40 घंटे, ये कह सकते हैं हम कि विद इन 2 डेज़ के अंदर एग रिलीज होने वाला है। ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। LH लेवल है जो बढ़ा हुआ रहता है जब ओव्यूलेशन आने वाला हो। नेक्स्ट वन है मीफेप्रोस्टोन इज नॉट यूज्ड इन, तो मीजेप्रोस्टोन और मीफेप्रोस्टोन आपने पढ़ी है, अबॉर्शन की जो मेडिकेशन है, बट इनका इस्तेमाल किस केस में नहीं किया जाएगा। ऑप्शन में है आपका अबॉर्शन, कुसिंग सिंड्रोम, PPH एंड सर्वाइकल राइपनिंग। किस केस में यहाँ पर, किस केस में मीफेप्रोस्टोन यूज़ नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अबॉर्शन में तो की जाती है। अबॉर्शन में मीफेप्रोस्टोन को यूज़ है जो किया जाता है, कंफर्म ड्रग है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो क्या है बेबी कंसीव हुआ, फीटस कंसीव हुआ है, तो उसको अबॉर्ट करने के लिए एज पर MTP एक्ट किसका इस्तेमाल किया जाता है, बट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसको ना लें। लेकिन मीफेप्रोस्टोन का यूज़ है जो कभी कभी कुसिंग सिंड्रोम में भी किया जाता है। यदि कुसिंग सिंड्रोम के केस में क्या हो रहा हो, हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा हो, सर्जरी नहीं की जा सकती है, तब इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब यहाँ पे मीजेप्रोस्टोन यूज़ की जाती है। सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर PPH को मैनेज करने के लिए मीफेप्रोस्टोन का यूज़ नहीं किया जाएगा। PPH के लिए तो जनरली ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है, सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है क्या, ऑक्सीटोसिन होता है। मीज़ोप्रोस्टोल हो सकता है, क्या है, मीज़ोप्रोस्टोल हो सकता है, बट मीफेप्रोस्टोन यहाँ पे नहीं होगी। मीफेप्रोस्टोन है, इसका यूज़ है जो स्पेशली यदि अर्ली प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो यूज़ किया जाएगा। और इसमें होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी किसके लिए होता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। किसके लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो नॉर्मल हार्मोन ज़रूरी है वो क्या है, वो है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन इसमें जब प्रोजेस्टेरोन रहता है, क्या है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ये क्या काम करेगा, सप्रेस करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आपका जो मीफेप्रोस्टोन यूज़ किया जाएगा अबॉर्शन में, कुसिंग सिंड्रोम के केस में यदि हाई ब्लड शुगर हो रहा है तब इसका इस्तेमाल होगा, सर्वाइकल राइपनिंग में भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम करने के लिए मीफेप्रोस्टोन यूज़ किया जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन ज़रूरी होता है एक टर्म कंटिन्यूस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उस हार्मोन को सप्रेस किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, प्रेगनेंसी आगे नहीं जाएगी और बेबी अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटोक्रोमैन इज़ा। तो यहाँ पर एक जो इमेज दिख रही है, एक इस तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव है, फीमेल ओरल, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, टोकोलाइटिक या फिर ऑक्सीटोसिक। तो टोकोलाइटिक्स ड्रग आपने पढ़ी होगी, टोकोलाइटिक इफेक्ट्स कॉज करती हैं जो मतलब बेबी को हम ये कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेंगी, प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती हैं।
बट इन केस यदि प्रीटर्म बेबी होने वाले हों तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन होगा। तो सेंटोक्रोमेन है सहेली, क्या है, सहेली मेथड वाली ये फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। क्या है, फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसका नाम क्या है, सहेली। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी इज। तो ओवरी में होने वाला सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है? डिसजर्मिनोमा, डर्मोइड, स्ट्रोमा ओवरी या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब कंडीशन ओवरी में होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर की बात की जा रही है तो वो होता है डर्मोइड। जस्ट लाइक सिस्ट जैसे बनेंगी, इसमें जैसे बनेंगी, सिस्ट जैसे बनेंगी ओवरी में। तो ये क्या है, डर्मोइड जर्म सेल ट्यूमर है। देखिए दो तरीके का ट्यूमर होता है ओवरी में, एक होता है कौन सा, डिसजर्मिनोमा, जो कि मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब स्प्रेड आउट होगा। लेकिन एक जो दूसरा सबसे कॉमन होता है डर्मोइड सिस्ट, जिसमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ओवरी में जर्म सेल है जो डेवलप होना, सॉरी जर्म सेल ट्यूमर का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो यहाँ पर एक पैरासाइट के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो लेकिन जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है वो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा डर्मोइड सिस्ट। क्या होगा, डर्मोइड सिस्ट। और यहाँ पर ये जो एक और ऑप्शन दिया गया है, क्या है, स्ट्रोमा ओवरी। क्या है, स्ट्रोमा ओवरी रेयर टाइप का टेराटोमा है जो कि थायराइड टिश्यू में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो ओवरी नाम दिया गया है तो यहाँ पे थायराइड में होने वाली प्रॉब्लम, लेकिन यदि थायराइड में प्रॉब्लम है तब उसके कारण हो सकता है। बट जो कॉमन यहाँ पे होगा, जो कि एक तरीके का क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। और ये हम बात करें तो ये क्या है यहाँ पर, मैलिग्नेंट। आपको याद रखना है मैलिग्नेंट हमेशा स्प्रेड होता है, बिनाइन वहीं वहीं अपनी ग्रोथ करेगा, स्लो ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेस्ट पैरामीटर टू एस्टिमेट एज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा कि बेबी की जो लेंथ है वो क्या है, या बच्चा कितना है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा, क्राउन रम्प लेंथ, बीपीडी, करेक्टेड बीपीडी, या फिर हेड सरकमफेरेंस, क्या होगा। बेस्ट पैरामीटर होता है CRL। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करने के लिए होता है क्राउन रम्प लेंथ। क्या होती है, क्राउन रम्प लेंथ। देखिए 3 पैरामीटर होते हैं। यदि पहले को बात करें हम, यहाँ पर मैं फिर से नोट करती हूँ कि यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए, फर्स्ट की, तो CRL क्राउन रम्प लेंथ। सेकंड की बात की जाए तो बाई पैराइटल डायमीटर होगा, मतलब BPD। यदि थर्ड की बात की जाए तो फीमर लेंथ से सबसे अच्छा पता चलता है, किससे, फीमर लेंथ से, क्योंकि जब तक बच्चे की फीमर बोन है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, वो भी बन जाती है। तो यहाँ पर तीनों के लिए फर्स्ट पूछा तो CRL, सेकंड पूछा तो BPD, थर्ड पूछा तो फीमर लेंथ। अभी देखिए जो क्राउन रम्प लेंथ है इसको चेक कैसे किया जाता है, सबसे एक एक्यूरेट मेथड भी कंसीडर होती है। यदि आप अपना LMP भूल गए हैं, सोनोग्राफी में आप गए बताने, अब वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो इनिशियल 13 वीक्स तक का, 13 वीक्स 14 दिन तक, 13 वीक्स 6 डे हैं, मतलब एक हाई एक्यूरेसी पता करने के लिए कि कितने दिन का फीटस है, जेस्टेशनल एज क्या है, सबसे अच्छा पता चलेगा किससे, क्राउन रम्प लेंथ से, किससे, क्राउन रम्प लेंथ से। और यहाँ पर क्योंकि इस टाइम पर जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यदि की जाती है तो यहाँ पर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर CRL से अच्छा कोई भी मेथड नहीं होगी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बता पाएगी कि कितना है जो बच्चे की हाइट लेंथ हुई है। तो यहाँ पर सिफेलिक पोल से रम्प ऑफ द एम्ब्रियो, कहाँ से, सिफेलिक से लेके यहाँ पे रम्प ऑफ द एम्ब्रियो तक यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज डबल द बर्थ वेट एट द एज ऑफ। तो बच्चे की हाइट पूछा है, वजन नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए। बच्चे की हाइट है जो डबल कब हो जाएगी बर्थ वेट के। लेट से यदि बच्चा, एक एवरेज बच्चे की हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर का बॉर्न हुआ है, क्या हुआ है,
50 सेंटीमीटर का बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसकी हाइट है जो डबल कितनी एज में होगी? लेंथ 50 सेंटीमीटर है, जब वो बॉर्न हुआ है तो उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, डबल हो जाती है मोस्ट ऑफ दी कितने साल में? 3 से 4 साल में। यहाँ पे आपको 3 to 4 ईयर भी आप याद रख सकते हैं, 3 to 4 ईयर में डबल होती है। लेकिन जब यदि आप बच्चे के वजन की बात करते हैं, यदि बच्चे के वजन की बात करें हम, तो शुरुआती 10 दिनों तक बच्चे का वजन क्या होता है? 10 परसेंटाइल तक कम हो जाता है। क्यों? डायूरेसिस के कारण। किसके कारण? डायूरेसिस के कारण। लेकिन बच्चे का वजन डबल होने की बात करें हम तो 5 to 6 मंथ में हो जाएगा। ट्रिपल की बात करें तो 1 साल में हो जाएगा, और 4 गुने की बात करें तो 2 साल में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, डबल होता है 5 से 6 महीने में, ट्रिपल हो जाएगा 1 साल में, और क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना हो जाएगा 2 साल में। बच्चा यदि 2.5 किलो का पैदा हुआ है तो डबल उसका वजन 6 महीने में हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। एक इंडियन नॉर्मल हेल्दी टर्म बेबी की हम बात करें, 2.5 केजी से 3.5 केजी तक के बॉर्न होते हैं, तो यहाँ पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल 4 गुना 2 साल में हो जाएगा। बट हाइट है जो ऐसे नहीं बढ़ेगी कि बच्चे की हाइट 6 महीने में डबल हो जाए। हाइट है जो यहाँ पर स्लोली बढ़ेगी। 1 साल में कितना? 50%। कितना? यदि बच्चे का वजन बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर के साथ वो पैदा हुआ है तो उसकी हाइट है जो डबल होने में उसको मे बी 3 से 4 साल तक का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 साल में कितना? 50% बढ़ेगी, दूसरे में 75, तीसरे चौथे में जाते जाते तीसरे साल से हाइट थोड़ा स्लो होती है। जब चौथे साल तक पहुँचेगा तब बच्चा अपना 100 सेंटीमीटर हाइट को कवर कर पाएगा। फिर यहाँ पर all of the following group of newborn are at an increased risk of hypoglycemia except, तो यहाँ पर सभी न्यूबॉर्न बेबी हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया के यहाँ पे चांसेस हैं किसी एक को छोड़कर। बर्थ एस्फेक्सिया, मैटरनल डायबिटीज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, टर्म एजीए बेबी ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो सभी न्यूबॉर्न बेबीज को चांस है हाइपोग्लाइसीमिया होने के किसी एक को छोड़कर। बर्थ एस्फेक्सिया रीजन हो सकता है, लार्ज साइज बेबी नॉर्मल है, यदि माँ को क्या हुआ है यहाँ पे डायबिटीज़ रही है तब, तो हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को होगा ही होगा। तो यहाँ पे लार्ज साइज बेबी होते हैं यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, टर्म एजीए का मतलब है अकॉर्डिंग टू जो जेस्टेशनल एज बेबीज हैं, तो यहाँ पर उनका जो बर्थ वेट है, क्या है? बर्थ वेट है शुरुआती टाइम पर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर 10th एंड 90 परसेंटाइल तक होते हैं यहाँ पे बच्चे, 10th और 19th परसेंटाइल तक जो एजीए बेबी होंगे तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पे चांसेस रहेगा। लेकिन यदि मैटरनल डायबिटीज़ है तो यहाँ पर एक्सेप्शनल फैक्टर में आपका जाएगा। किसमें? एक्सेप्शनल फैक्टर में ये आपका जाएगा। फिर है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन इन अ 9 month ओल्ड इन्फेंट विथ हाइड्रोसेफेलस एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे बच्चे की उम्र कितनी दी गई है? 9 मंथ है जो बच्चे की उम्र दी गई है। बेबी है, 9 मंथ का इन्फेंट है और उसको हाइड्रोसेफेलस है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? लार्ज हेड का बेबी हो जाएगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, सीएसएफ ऑक्यूमुलेट होगा। तो सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। वल्जिंग फॉन्टेनेल, इंक्रीज्ड इन हेड साइज, पेप्लिडेमा या फिर सनसेट साइन। सनसेट साइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हेड साइज बढ़ जाती क्योंकि सीएसएफ एक्यूमुलेट होगा। फॉन्टेनेल भी बल्ज रहेंगे, आगे की तरफ रहेंगे क्योंकि शुरुआत में फॉन्टेनेल क्लोज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो पेप्लिडेमा होगा ये देखने को मिलता है चिल्ड्रंस में। किसमें? चिल्ड्रंस में। जो एज चिल्ड्रन है उनमें ये साइन देखने को मिलेगा पेप्लिडेमा, बट इन इन्फेंट्स में नहीं होगा। इन्फेंट्स में जो साइन देखने को मिलते हैं, वल्जिंग फॉन्टेनेल, रैपिड इंक्रीज इन हेड सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स हेड साइज लार्ज रहेगी, स्कैल्प बेंस विजुअलाइज होंगी, प्रोमिनेंट का मतलब प्रॉपर दिखेंगी, बच्चा वॉमिट करेगा, क्राई भी करेगा, लिथार्जिक भी रहेगा। कभी कभी आईसीपी बढ़ने के कारण बच्चे को सीजर्स भी आ सकते हैं। यदि आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो सीजर्स भी आ सकते हैं। सनसेट आई भी देखने को मिलेंगी, आंखें नीचे की तरफ जाएंगी, झुकी झुकी रहेंगी
और यदि हम बात करते हैं पेप्लिडेमा की, तो यदि जो बड़े बच्चे हैं उनमें ये देखने को मिलेगा, बट इन इन्फेंट्स में ये नहीं होगा। फिर है यहाँ पर पल्मोनरी प्लेथोरा इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, पल्मोनरी प्लेथोरा सब में देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फैलेट ऑफ टेरेटोलॉजी और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ सकते हैं आप, और पीडीए पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस। तो पल्मोनरी प्लेथोरा देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। तो पल्मोनरी प्लेथोरा का मतलब होता है कि जो पल्मोनरी वेस्कुलरिटी है या फिर परफ्यूजन है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्या रहेगा, वेस्कुलरिटी बढ़ी हुई हो या फिर पल्मोनरी परफ्यूजन हो, तो चेस्ट एक्सरे में कंडीशन देखने को मिलेगी। और ये देखने को मिलती है जनरली कंजेनाइटल हार्ट डिसीज के एएसडी में, पीडीए में, वीएसडी में। लेकिन आपका जो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है उस केस में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इन सम केसेस में साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में देखने को मिलेगा, लेकिन ना के बराबर। तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हैं कि फैलेट ऑफ टेरेटोलॉजी और टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो होता है बूट शेप्ड हार्ट। नर्सिंग के हिसाब से यदि हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सबसे कॉमन वो होता है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप्ड हार्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर NRR टू बी 1 कपल प्रोटेक्शन रेट शुड बी, CPR कितना होना चाहिए यदि NNR 1 आई है तो, CPR कपल प्रोटेक्शन रेट है यहाँ पर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं है। तो यदि NRR 1 है तो कपल प्रोटेक्शन रेट 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60%। फिर यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय, तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर, पाउल एग्नी या फिर जॉनसनो। ये सभी जो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आते ही हैं। जैसे जॉनसनो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स के लिए कौन है यहाँ पर, तो वो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहली फर्स्ट वैक्सीन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है, जो फर्स्ट वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। फिर है यहाँ पर फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस इज डन इन द ईयर। एक क्वेश्चन आपको आता है कि जनगणना सेंसस है जो कब होता है, तो हर 10 साल में होता है। लास्ट कब हुआ था, 2011 में, उसके बाद से नहीं हुआ। होना था बट कोविड के कारण नहीं हो पाया, भी पता नहीं कब होगा। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट डिसेबिलिटी सेंसस की बात की जा रही है तो हुआ था 1981 में। कब कंडक्ट किया गया था, 1981 में। फिर यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स, एडीज, मैंसोनिया, एनाफ्लिस। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस JE है जो कॉमन, तो इसका क्या है, वायरस है। जैसे डेंगू मच्छर काटेगा तब वायरस आपके अंदर एंटर होगा, वैसे ही यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वायरस है। क्या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वायरस है, जब क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो बाइट करेगा, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तब वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तब जाके जैपनीज होगा। तो यहाँ पर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जो मेन रीज़न है क्या होगा, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। फिर है यहाँ पर हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के फादर कौन है। ऑप्शन है आपको जॉन स्नो, कोलेरा, रॉबर्ट कोच या फिर लुईस पास्चर। तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन होंगे यहाँ पर, तो पब्लिक हेल्थ के फादर हैं वो है जॉन स्नो। क्या है, जॉन स्नो। यहाँ पे आप इनका नाम है जो याद रखिए, क्या है, जॉन स्नो। कोलेरा जो यहाँ पे नाम है, क्या है, कोलेरा है जो यहाँ पर, जो विब्रियो कोलेरा नाम का एक बैक्टीरिया तो है ही है। कोलेरा एक यहाँ पे कौन है, साइंटिस्ट है, इन्होंने भी एक खोज की है। नेक्स्ट है यहाँ पर
एवरेज नंबर ऑफ माइट्स फाउंड ऑन द बॉडी इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्केवीज इज। तो यदि किसी पर्सन के लिए क्या स्केवीज है, तो यहाँ पर आपने पढ़े हैं ईच माइट, कितने ईच माइट होंगे तब पता चलेगा कि इसको स्केवीज हुआ है। 1 से 2, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20। तो यदि एज पर WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हम माने तो एज पर यदि पर्सन को स्केबीज हुआ है, स्केबीज हुआ है तो एटलीस्ट 10 से 15 ईच माइट तो है उसकी बॉडी पर रहेंगे ही रहेंगे। देखिए यदि यहाँ पर क्रस्टेड, क्रस्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब थाउजेंड और मिलियन ऑफ माइट्स रहेंगे, लेकिन क्लासिक स्केबीज में हम बात करें तो एटलीस्ट पर्सन की बॉडी पर 10 से 15 ईच माइट तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पर यदि क्रस्टेड की बात करें मतलब बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल हो रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, तो माइट नंबर क्या है, मिलियंस, हजार में होंगे। लेकिन एक एवरेज हम बात करें तो 10 से 15 यहाँ पर आपके कंसीडर होंगे ही होंगे। फिर यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज डन एवरी। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब किया जाता है? हर 6 महीनों में, हर 1 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर में। तो सेंसस होता है हर 10 साल में। क्या होता है? सेंसस 10 साल में होता है। 6 महीने में SRS डेटा दिया जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। और यहाँ पर जो हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे होता है NFHS होता है, ये 3 to 5 ईयर में किया जाता है। बट एक एवरेज हम बात करें तो यहाँ पे अभी ये क्या कंसीडर होता है, 5 साल में। कितना? 5 साल में। नेक्स्ट है यहाँ पर बेगोसिस इज कॉज्ड बाय द डस्ट ऑफ। तो बेगोसिस किसकी डस्ट के कारण होगा? जूट, कॉटन, शुगर केन या फिर टेक्सटाइल्स के कारण। बेगोसिस होता है जो भी लोग गन्ने का जो काम, गन्ने से जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं शुगर निकालने का काम करेंगे या फिर जैगरी बनाने का काम करेंगे, तो जो उनके कारण जो भी डस्ट उड़ती है उसके कारण होगा। तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या होगा? शुगर केन। फिर है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल टिबियल एपिफाइसिस विथ एंटीरियर लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज। डिस्टल टिबियल एपिफाइसिस के साथ साथ जो एंटीरियर लेटरल पार्ट है क्या कहलाएगा? कौन सा फ्रैक्चर होगा? पॉट्स, कॉटन्स, ट्राइप्लेन फ्रैक्चर या फिर टीलियक्स फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर कहलाएगा वो होगा टीलियक्स फ्रैक्चर। यहाँ पे आपको एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। टीबी ऑफ स्पाइन मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स। यदि ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन में होती है तो स्पाइन के कौन से एरिया को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी? लंबर वर्टिब्रा को, सर्वाइकल को, थोरेसिक को या फिर सैक्रल को? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। और जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं क्लास को लेके या PDF वगैरह को लेके, तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।